हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में आप सामाजिक विज्ञान के दूसरे प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें बताइएगा कि आपने 48 में से कितना सही किया। और यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट करने के बहुत सारे फायदे हैं। जो आप पिछले कक्षाओं में जो आप प्रश्न याद कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उसका ये रिविजन करा देगा और इससे ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो एक भी प्रैक्टिस सेट आप लोग मत छोड़िए और डेली सुबह 9 बजे जितने ऑफलाइन भी बच्चे देखते हैं वो भी सुबह 9 बजे यहाँ पे लाइव जरूर आइए और एक प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस सेट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। यहाँ पे बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, डी ऑप्शन है प्रसा। तो यहाँ पे बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो ये ऑस्ट्रिया देश था, वो था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सेनापति, बी ऑप्शन है फ्रांस के राजदूत, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है गृह मंत्री। तो यहाँ पे देखिए काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है पीने का बर्तन, बी ऑप्शन है पानी रखने की मिट्टी, सी ऑप्शन है यहाँ पे रूस का सामंत, डी ऑप्शन है यहाँ पे रूस का सम्राट यानी राजा। तो यहाँ पे देखिए रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे रूस का सम्राट यानी रूस का राजा होता है जार का अर्थ, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ। ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है इटली, डी ऑप्शन है रूस। तो यहाँ पे बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है चंपारण। तो यहाँ पे बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी। तो यहाँ पे जो बारदोली किसान आंदोलन हुआ था उसी किसान आंदोलन के दौरान मिला था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1916, बी ऑप्शन है 1917, सी ऑप्शन है 1918, डी ऑप्शन है 1919। तो यहाँ पे देखिए जो रंपा विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बी पे टिक मत लगाइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ए ऑप्शन है 1820, बी ऑप्शन है 1855, सी ऑप्शन है 1860, डी ऑप्शन है 1870। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी, तो ये 1870 ईस्वी में लगा था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1945, बी ऑप्शन है 1947, सी ऑप्शन है 1944, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1952। तो यहाँ पे बताना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 1944 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो रूसो था वो कहाँ का दार्शनिक था। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है यहाँ पे इंग्लैंड। तो यहाँ पे बताना है कि जो रूसो था
वो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ये फ्रांस का दार्शनिक था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल सेना, बी ऑप्शन है कार्बोनारी, सी ऑप्शन है फिलिक हेक्टारिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे डाइट। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है, संसाधन है? यहाँ पे बताना है कि जो सौर ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन है। ए ऑप्शन है मानवकृत है, बी ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य है, सी ऑप्शन है अजैव है, डी ऑप्शन है अचक्रीय है। तो यहाँ पे बताना है कि जो सौर ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा यहाँ पे पुनः पूर्ति योग्य यहाँ पे संसाधन है। अगर एक बार ये खराब भी हो जाता है तो इसे हम पुनः बना के इसे फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए, तट रेखा के कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, यहाँ कहलाते हैं? यहाँ पे देखिए जो तट क्षेत्र होते हैं, जो समुंदर के यहाँ पे किनारे वाले तट क्षेत्र होते हैं, इसके बाद यहाँ पे समुंदर होता है, तो इसके जो यहाँ पे अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र उसे बोलते हैं। जो यहाँ पे पानी यहाँ पे होता है वो 200 किलोमीटर अंदर तक वो उसी देश के क्षेत्र में आते हैं। अगर ये भारत है तो भारत के अंदर यहाँ पे देखिए, भारत के बाहर अगर यहाँ पे समुंदर है तो इसके 200 किलोमीटर का जो समुंदर होगा उस पर अधिकार किसका होगा? भारत का ही होगा। उसे ही हम लोग यहाँ पे कहते हैं अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे कितने किलोमीटर अंदर तक कहलाता है? तो 200 किलोमीटर अंदर तक कहलाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है यहाँ पे पंडित नेहरू। तो यहाँ पे बताना है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो जो पंडित नेहरू थे वो कहे थे कि देश का मंदिर यानी देश के जो बांध है वो क्या है? भारत के मंदिर हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ए ऑप्शन है 96%, बी ऑप्शन है 95%, सी ऑप्शन है यहाँ पे 96.6%, डी ऑप्शन यहाँ पे 96.5%। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो 96.6% जल है जो महासागरों में निहित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है यहाँ पे उड़ीसा। तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पे सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है वहां पे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो खरीफ फसल है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है मटर। तो यहाँ पे देखिए खरीफ फसल को पहचानना है कि खरीफ फसल कौन सा है। तो जो यहाँ पे चावल है वो क्या है? खरीफ फसल है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो गेहूं होता है वो कौन सा होता है? रबी फसल होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? यहाँ पे बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरला। तो यानी पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? यहाँ पे बताना है कि कौन है जो एक सड़कों का वर्ग नहीं है। ए ऑप्शन है पूर्व पश्चिमी गलियारा, बी ऑप्शन है यहाँ पे एक्सप्रेसवे, सी ऑप्शन है यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, डी ऑप्शन है यहाँ पे सीमांत सड़कें। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सड़कें हैं जो एक वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो क्या है? एक वर्ग नहीं है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न
यहाँ पे देखिए 19 नंबर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे बताना है कि कहाँ है। ए ऑप्शन है यहाँ पे पटना में, बी ऑप्शन है हाजीपुर में, सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, डी ऑप्शन है यहाँ पे समस्तीपुर में। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हाजीपुर में है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न है, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 6283 किलोमीटर, बी ऑप्शन है यहाँ पे 5283 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 7283 किलोमीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे 8500 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 6283 किलोमीटर है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कुछ नए भी प्रश्न मिलेंगे, तो नए प्रश्न को आपको क्या करना है, लिख के याद कर लेना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ अंत तक हमारे साथ बने रहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है अरस्तू का, बी ऑप्शन है अब्राहम लिंकन का, सी ऑप्शन है रूसो का, डी ऑप्शन है यहाँ पे ग्रीन का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो ये कथन अब्राहम लिंकन का है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग है। मतदाताओं का मतलब क्या होता है, वोट देने वाले आदमियों की यहाँ पे संख्या बताना है, जनसंख्या। ए ऑप्शन है 90 करोड़, बी ऑप्शन है यहाँ पे 71 करोड़, सी ऑप्शन है यहाँ पे 75 करोड़, डी ऑप्शन है यहाँ पे 95 करोड़। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो लगभग यहाँ पे 71 करोड़ है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतांत्रिक के परिमाणों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाह चाहिए, नहीं बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है, ये भी गलत बात है। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, काफी ये सही बात है। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन, यहाँ पे देखिए लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है, तो ये भी गलत बात है। लोकतंत्र में बहुत सारे टकराव होते हैं, जैसे अभी भारत में लोकतंत्र है, यहाँ पे भी बहुत सारे टकराव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिमाणों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो ये 3 कथन क्या हो गए, गलत हो गए, लेकिन ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज्य संस्थाएं। यहाँ पे बताना है कि बिहार में पंचायती राज्य संस्थान कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1 स्तरीय, बी ऑप्शन है यहाँ पे 2 स्तरीय, सी ऑप्शन है यहाँ पे 3 स्तरीय, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4 स्तरीय। तो यहाँ पे बताना है कि बिहार में पंचायती राज्य संस्थाएं हैं वो कितनी स्तरीय होती हैं, तो ये त्रिस्तरीय होती हैं, यानी 3 स्तरीय होती हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 25 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार, सी ऑप्शन है यहाँ पे इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। ए ऑप्शन है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को, बी ऑप्शन है जनता पार्टी को, सी ऑप्शन है यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी को, डी ऑप्शन है किसी भी पार्टी को नहीं। तो यहाँ पे देखिए जब भारत में 1977 में आम चुनाव हुआ था तो उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो भारतीय जनता पार्टी को मिला था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन भारतीय किसान
किसान यूनियन के नेता थे? ए ऑप्शन है यहाँ पे मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है यहाँ पे महेंद्र सिंह टिकैत, डी ऑप्शन है यहाँ पे चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पे बताना है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है यहाँ पे तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत यानी किस राज्य से शुरू किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ए ऑप्शन है यहाँ पे क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे गए समाज में, बी ऑप्शन है यहाँ पे क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, यहाँ पे डी ऑप्शन है उपयुक्त में से तीनों में। तो यहाँ पे देखिए सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो जो क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बांटे गए जो समाज होते हैं उसमें क्या होता है, सत्ता की भागीदारी की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे संघीय व्यवस्था में सरकार होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो संघीय व्यवस्था होता है उसमें सरकार होता है। ए ऑप्शन है एक दलीय, बी ऑप्शन है द्विदलीय, सी ऑप्शन है यहाँ पे बहुदलीय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो ये सरकार कैसी होती है, तो बहुदलीय होती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है गोवा। तो यहाँ पे देखिए जो गोवा राज्य है उसका प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कम पूछे कि किस राज्य का कम है, तो जो यहाँ पे बिहार दिख रहा है वो वहाँ इसका सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बताना है कि अब बिहार में कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है शिवहर, डी ऑप्शन है यहाँ पे नालंदा। तो यहाँ पे देखिए बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो जो पटना जिला है उसका प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और किसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो जो यहाँ पे शिवहर दिख रहा है इस जिले का प्रति व्यक्ति आय क्या है, बिल्कुल ही कम है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे 50 रुपए, बी ऑप्शन है 70 रुपए, सी ऑप्शन है 10 रुपए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो यहाँ पे 10 रुपया लगता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न देखिए सन 2008-9 के अनुसार भारत का की औसत प्रति व्यक्ति आय है। यहाँ पे बताना है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। ए ऑप्शन है 22,553 रुपया, बी ऑप्शन है 25,694 रुपये, सी ऑप्शन है यहाँ पे 6,610 रुपया, डी ऑप्शन है यहाँ पे 54,850 रुपए। तो यहाँ पे देखिए 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 6,610 रुपया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है वित्तीय संस्थानों के प्रकार होते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो वित्तीय संस्थान होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे बताना है कि वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के होते हैं, तो वित्तीय संस्थान 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और एक गैर सरकारी। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है यहाँ पे 1। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे कितने प्रकार होते हैं, तो जो वित्तीय संस्थान होते हैं, वित्तीय ही संस्थान को हम लोग बैंकिंग प्रणाली बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, और एक सरकारी बैंक होते हैं और एक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं। तो ये भी, इसका भी कितना जवाब होगा हम लोग का, सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 37 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ ग्रस्त है। ए ऑप्शन है पूर्वी बिहार, बी ऑप्शन है दक्षिणी बिहार, सी ऑप्शन है यहाँ पे पश्चिमी बिहार, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तरी बिहार। तो यहाँ पे देखिए बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है, तो जो उत्तरी बिहार है वो क्या है, बाढ़ ग्रस्त है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है गंडक, सी ऑप्शन है कोसी, डी ऑप्शन है पुनपुन। तो यहाँ पे देखिए जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है भूकंप, बी ऑप्शन है चक्रवात, सी ऑप्शन है सुनामी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। जब समुद्र के या महासागर के तल में कंपन होता है, भूकंप आता है, तो क्या उत्पन्न होता है, वहां पे सुनामी उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार करनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ए ऑप्शन है यहाँ पे ठंडा पानी डालना चाहिए, बी ऑप्शन है गर्म पानी डालना चाहिए, सी ऑप्शन है अस्पताल पहुंचाना चाहिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर आदमी का शरीर अगर जल जाता है तो प्राथमिक उपचार हमें क्या देना चाहिए, तो जो पास के अस्पताल हो उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले लेके जाना चाहिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ना उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए, ना उस पर गर्म पानी डालना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। जो पास वाले हॉस्पिटल है अस्पताल में उसको सबसे पहले लेके जाना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1848, बी ऑप्शन है 1864, सी ऑप्शन है 1867, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1883। तो यहाँ पे बताना है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है अब्राहम डर्बी, बी ऑप्शन है यहाँ पे जेम्स वाट, सी ऑप्शन है यहाँ पे जॉर्ज स्टीफेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे रॉबर्ट फुल्टन। यहाँ पे बताना है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये जेम्स वाट ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है 43 नंबर की, मार्टिन लूथर कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मार्टिन लूथर थे वो कौन थे। ए ऑप्शन है दार्शनिक, बी ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, सी ऑप्शन है यहाँ पे धार्मिक सुधार, डी ऑप्शन है यहाँ पे समाज सुधारक। तो यहाँ पे बताना है कि जो मार्टिन लूथर थे वो क्या थे, तो मार्टिन लूथर क्या थे, एक समाज सुधारक थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन है यहाँ पे पेरिस, सी ऑप्शन है यहाँ पे मॉस्को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब इनमें से कहीं नहीं। यहाँ पे ये कब हुआ था, यहाँ पे जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जो शहर था वहां पे हुआ था। तो वो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें हम लोग क्या टिक लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन एक रबी फसल है। ए ऑप्शन है ज्वार, बी ऑप्शन है यहाँ पे धान, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है यहाँ पे जूट। तो यहाँ पे बताना है कि कौन एक रबी फसल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो गेहूं है वो क्या है, रबी फसल है, और जो चावल है वो क्या है, खरीफ फसल है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। यहाँ पे बताना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20%। तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 40% है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन बीमारू राज्य है। इसमें से पहचानना है कि कौन एक बीमारू राज्य है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिहार। तो यहाँ पे बताना है कि कौन एक बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य इसमें से कौन है, जो बिहार है वो क्या है, एक बीमारू राज्य है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन यहाँ पे मानव जनित आपदा नहीं है। तो जो आतंकवाद है ये मानव जनित आपदा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेल दुर्घटना ये भी मानव जनित आपदा है। और यहाँ पे देखिए सांप्रदायिक दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो आपस में लड़ते हैं, ये भी इसे सांप्रदायिक दंगा बोला जाता है, यानी धर्म के नाम पे लड़ना। तो ये भी क्या है, मानव जनित आपदा है। लेकिन जो सुनामी है वो मानव जनित आपदा नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यहाँ पे फरवरी 1917, बी ऑप्शन है नवंबर 1917, सी ऑप्शन है अप्रैल 1930, डी ऑप्शन है यहाँ पे जनवरी 1920। तो आपको यहाँ पे ABCD ऐसे करके नहीं बताना है, पूरा नाम लिख के भेजना है कि फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1930, यहाँ पे जनवरी 1920, आपको ऐसे करके यहाँ पे भेजना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए और यहाँ पे अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।